डिफिनेशंस के बारे में। और आज हम लोग इस फ्रेश वीडियो में पढ़ेंगे गैप के बारे में। मेनली हम लोग को आज का क्लास में पढ़ना है कि अकाउंट्स का कंसेप्ट क्या है और अकाउंट्स का कन्वेंशन क्या होता है। तो अकाउंट्स में हर एक चीज़ के लैंग्वेज का एक ग्रामेटिकल होता है। हिंदी है तो उसके लिए हिंदी व्याकरण है, संस्कृत लैंग्वेज है तो उसके लिए संस्कृत का व्याकरण है, इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए ग्रामर है। तो हर एक लैंग्वेज को सही से रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रामर की ज़रूरत होता है। वैसे ही बिजनेस में जो लैंग्वेज है जानने के लिए उसको हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। बिजनेस के लैंग्वेज में कैसे डील किया जाए, बिजनेस को कैसे उसका पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है या एक्सपेंसेज हुआ, कितना इनकम है, कितना एसेट्स है कंपनी के पास में, कितना लायबिलिटीज है कंपनी के पास में। तो उसके लिए हम लोग अकाउंट्स को पढ़ते हैं। अकाउंट्स में हर एक चीज़ का कुछ रूल्स होता है। जैसे कि ग्रामर का रूल्स होता है कि एस कब होगा, ई एस कब लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या होता है, टेंस क्या होता है। वैसे ही अकाउंट्स में भी कुछ कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद ही हम लोग अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस पूरे इस वीडियो में आपका कि कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। नाम से पहला कंसेप्ट है आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, या फिर इसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं। एंटिटी का मतलब होता है पहचान। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग। सेपरेट का मतलब है अलग अलग, एंटिटी का मतलब है पहचान, कंसेप्ट का मतलब ये कहता है। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, जब किसी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी के बीच में, दैट मीन्स बिजनेस के बीच में और ऑनर के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी का पहचान बन जाता है। बिजनेस अलग हो जाता है और ऑनर अलग हो जाता है। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन बिजनेस अलग हो जाता है और कंपनी अलग हो जाता है। बिजनेस के जो नाम से एसेट्स होगा वो एसेट्स बिजनेस में यूज होगा, और ऑनर के नाम से जो एसेट्स होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी होगा, वो ऑनर अपना सेपरेट रखेंगे। हम अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस में नहीं दिखा सकते हैं। रूल के अकॉर्डिंग जो आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, चार्ज को आप बिजनेस के एक्सपेंसेस में नहीं दिखा सकते हो। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी पर्सन, मतलब बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इट गिव्स आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी। आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है? जैसे आपका एक नाम है वैसे बिजनेस का भी एक नाम होता है। एस के कॉलेज लोहांडा, एस के कॉलेज लोहांडा किसी पर्सन के नाम से है, बट वो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन वो क्या हो गया, वो बन गया आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब होता है? जिसको नेचुरल पर्सन के द्वारा बनाया गया। जैसे कि जितने भी कंपनी है, जितने भी बैंक है, जितने भी कॉलेज है, जितने भी स्कूल है, जितने भी इंस्टीट्यूट है, ऑल टू ऑल पर्सन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी के कैटेगरी में आएगा। ऑनर, तो क्या समझ में आया कि बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी पर्सन। बिजनेस हैज इट्स own assets and liabilities, owner has its own assets and liabilities. Personal expenses of owner not recorded in the books of business, and business expenses not be paid by the personal expenses by the owner. दोनों क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। But इट इज वर्क्स ऑफ ऑनर टू प्रोवाइड कैपिटल टू द कंपनी। ये ऑनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैपिटल को प्रोवाइड करेगा कंपनी को, एंड इट इज वर्क्स ऑफ कंपनी रिटर्न टू अलोंग विथ प्रॉफिट टू द ऑनर। यही आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या कहा लास्ट टाइम, हम रिपीट कर रहे हैं। ये कहता है कि ये बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी पर्सन होता है। बिजनेस हैज इट्स ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ऑनर हैज इट्स ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस इट गिव्स आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी पर्सन। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलेज चल रहा है, कॉलेज तो कल भी वही था, कॉलेज आज भी वही है, हम लोग चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट है आपका
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग का मतलब होता है वो चल रहा है, चल रहा है, चलते जा रहा है। कंसर्न मतलब रिलेटेड है। कंसेप्ट का मतलब कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि जब किसी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, जब कोई बिजनेस कंपनी स्टार्ट होता है, तो उसको स्टार्ट करने के पीछे पर्पस रहता है लॉन्गर ड्यूरेशन। हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कंपनी को स्टार्ट करने से ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है कंपनी को क्लोज करना, शट डाउन करना। कंपनी को स्टार्ट करना इजी है, कंपेरिजन टू कंपनी को क्लोज करना। कंपनी को क्लोज करने का मतलब ये नहीं होता है कि शटर बंद कर दिए, कल से हम नहीं आएंगे तो कंपनी क्लोज हो जाता है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है कंपनी को क्लोज करने के लिए। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि आफ्टर द रजिस्ट्रेशन बिजनेस के लिए लॉन्ग पर्पस के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। बट कुछ कंडीशन है जहाँ पे हम अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। उसमें से पहला पर्पस है व्हेन द पर्पस ऑफ कंपनी इज फुलफिल। इसका मतलब क्या हुआ, जिस पर्पस के लिए कंपनी को स्टार्ट किया गया था, अगर वो पर्पस पूरा हो गया तो हम अपने कंपनी को बंद कर देंगे। जिस पर्पस के लिए कंपनी को स्टार्ट किया गया था, अगर वो पर्पस मेरा पूरा हो जाएगा तो हम उस कंपनी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। या फिर व्हेन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड कंपनी इज सिक, या तो कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कंपनी इज सिक। सिक का मतलब है कमजोर, कमजोर का मतलब है यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन आपके कंपनी का ठीक नहीं है, आपकी कंपनी को बार बार लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है कि आपका कंपनी सही से नहीं चला पा रहे हो, तो ये कंपनी को बंद कर दिया जाए। थर्ड होता है व्हेन द कंपनी अंडर द क्रंच, क्रंच मतलब फंसा हुआ, क्रंच ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल मतलब पैसे का कंडीशन कंपनी के पास में बहुत नाजुक है, कंपनी के पास में पैसे नहीं है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उसका क्रंच ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन है, तो इस कंपनी क्या होगा, तो उस केस में भी हम अपने कंपनी को खुद बंद कर देंगे। आप जो बिजनेस स्टार्ट किए हो, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टार्ट किए थे, लेकिन कंपनी को लॉस हो रहा है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, कंपनी को बार बार लॉस होता जा रहा है, तो आप उस कंपनी को कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे कि मेरे कंपनी को बंद हो जाए क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है, रिटर्न हमको नहीं मिल रहा है। लास्ट है व्हेन ए लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और सेबी। अब लिक्विडेटर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करना। हम आपको स्टार्टिंग में भी बोले हैं कि कंपनी को स्टार्ट करने से लॉन्ग प्रोसेस होता है कंपनी को शट डाउन करना, कंपनी को बंद करना, कंपनी को क्लोज करना। क्या प्रोसेस होता है वो जानो। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कंपनी को क्लोज करने के लिए। हम सोल प्रोप्राइटर से छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। कंपनी को क्लोज करने के लिए सबसे पहले आपको कोर्ट में पिटीशन देना पड़ेगा। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस लेवल पे आपका कंपनी होगा उस लेवल पे जाना होगा। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में एडवोकेट के थ्रू आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम अपने कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि आपके कम तो कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, कोर्ट आपके कंपनी के एबव में एक नया पोस्ट, एक न्यू जॉब रिक्रूटमेंट करेगा, जिस पोस्ट का नाम होगा लिक्विडेटर। आपके कंपनी में जब आप कंपनी को क्लोज करना चाहोगे तो एक नया बंदा आएगा जिसका नाम होगा लिक्विडेटर। पोस्ट कैसे कंपनी में होता है ना, मैनेजर, क्लर्क, वैसे एक लिक्विडेटर आपके कंपनी में आएगा। लिक्विडेटर का क्या काम होगा कि सबसे पहले क्या करेगा, कंपनी, आपके कंपनी की रिकॉर्डिंग पेपर में नोटिस निकाला जाएगा कि इस कंपनी को इस दिन से बंद किया जा रहा है। जिसके पास जो भी एसेट्स हैं कंपनी के नाम से वो रिटर्न कर दें, या जिनका लाइबिलिटीज है, जिनको पैसा लेना है कंपनी से, वो लेने के लिए आ जाएं। वो पेपर में नोटिस आपको फिक्स से निकालना पड़ेगा। उसके बाद लिक्विडेटर क्या करेगा, सबसे पहले कंपनी के नाम से जो भी एसेट्स होगा, मशीन होगा, फर्नीचर होगा, बिल्डिंग हो सकता है, लैंड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, कैश बैलेंस होगा, बैंक में बैलेंस होगा, सबको वो अपने अंदर में टेक ओवर कर लेगा। अपने अंदर में सारे एसेट्स को, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, सबको वो टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर करने के बाद में वो क्या करेगा, एसेट्स तो ले लिया अपने अंदर में, सारे एसेट्स को बेच देगा। फर्नीचर है तो फर्नीचर को, लैंड को, बिल्डिंग को, प्लांट को, मशीन को। पहले क्या किया, आपका कंपनी है उसको वो टेक ओवर किया, सारे एसेट्स को
लेकर के सारे एसेट्स को बेच देगा। सारे एसेट्स को बेचने के बाद में वो लायबिलिटीज को पेमेंट करेगा। आप जो किसी से लोन लिए होंगे, आप किसी सप्लायर से उधार में पैसा लिए होंगे, स्टॉक लिए होंगे, वो पेमेंट करेगा। क्यों बेचा वो? क्योंकि आपके नाम के कंपनी के अकॉर्डिंग जिसके पास भी लायबिलिटीज आपका था, जिसको आपको देना था, वो एसेट्स को बेच करके सारे लायबिलिटीज को वो पेमेंट कर देगा। लेकिन बात ये आती है, अगर सारे लायबिलिटीज को पेमेंट करना के औकात अगर कंपनी के पास रहती तो कंपनी तो बंद होती ही नहीं। तो कंपनी में क्या होता है, बंद होने के मेनली रीजन क्या होता है कि अगर एसेट से ज़्यादा लायबिलिटीज हो जाता है, मतलब जितना कंपनी के पास में एसेट्स हैं उससे ज़्यादा अगर कंपनी के पास में लायबिलिटीज हो जाता है, तो हम अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो हम अपनी कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं। तो ये रूल्स है, लिक्विडेटर जब एसेट्स को बेचेगा, जो उसके पास में पैसा आएगा, तो सबसे पहले वो देगा क्रेडिटर्स को पैसा, उसके बाद में वो पैसा देगा अनसिक्योर्ड वाले को, उसके बाद में देगा बैंक को, अगर फिर देगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर देगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन ये भी याद रखना है कि पहले किसको देगा, उसके बाद किसको देगा, उसके बाद किसको देगा। लेकिन अगर मान लो पहला को दे दिया, दूसरा को दे दिया और थर्ड को देने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं बचा, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। वो कंपनी पे कोई भी एक क्लेम नहीं कर सकता कि हमको पैसा नहीं मिला। ये रूल्स है कि पहले इसको मिलेगा, उसके बाद बचेगा तो इसको मिलेगा, उसके बाद बचेगा तो इसको मिलेगा। अगर सबको मिला, मिलने के बाद में अगर बचता है तो पैसा ऑनर को मिल जाएगा। लेकिन अगर चार लोगों को मिला, एक दो लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो सका, तो वो पर्सन कंपनी पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस हैं। ऐसा कंपनी एक्ट 13 और कंपनी एक्ट 19 में लिखा हुआ है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहता है। और कुछ फोर कंडीशन है जब हम अपने कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना चाहते हैं। पहला क्या था, चार में से था, कंपनी का करंट फाइनेंशियल पोजीशन है, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया कंपनी सही नहीं है, जब आपको बार बार लॉस होगा और गवर्नमेंट के द्वारा लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया एज पर योर रिक्वेस्ट। ऐसा नहीं होता है कि कंपनी को आप कल से आना बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो आपको मार्केट में प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिससे आप पैसा लिए होंगे उसको पैसा देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप कोर्ट के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, अगर किसी को पैसा नहीं भी मिलता है एक दो लोग के बाद में, तो वो पर्सन आपके ऊपर में कुछ नहीं कर सकता। वो आप पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के नहीं दे सकते। वहाँ पे कंपनी के से नाम से होगा, हम लोग वही देंगे। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि कंपनी में, ये आपका कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ था, जो आप बोले थे अच्छे से समझ में आया था, हम पूछे भी थे तो आप आंसर दिए थे। ये कंसेप्ट कहता है कि कंपनी के पास में जो भी फिक्स एसेट्स है, जैसे लैंड हुआ, एग्जाम्पल हम कल बताए थे, फर्नीचर हुआ, मशीन हुआ, तो क्या होता है ना कि हमेशा हम लोग अपने बैलेंस शीट में जो दिखाते हैं वो हम लोग कैसे दिखाते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो आपने 5 इयर्स पहले लैंड परचेज किया था 5 लाख में, 5 इयर्स पहले लैंड परचेज किया था 5 लाख में, तो आज तो लैंड का वैल्यू बढ़ गया होगा। तो हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आज जितना वैल्यू बढ़ा होगा, 5 लाख में परचेज किए थे, मान लो 2 लाख वैल्यू बढ़ गया, तो 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख वहाँ पे लैंड का वैल्यू दिखाएंगे हम अपने बैलेंस शीट में। अभी आज के डेट में परचेज कितना हुआ 5 लाख में, और इसमें 2 लाख क्या हुआ, एप्रिसिएट किया, बढ़ा, बढ़ेगा तो ऐड करके दिखाएंगे। लेकिन अगर मान लो कंपनी में कोई मशीन परचेज किया गया था 5 इयर्स पहले, 5 इयर्स पहले कोई मशीन परचेज किया गया था, तो आज उस मशीन का वैल्यू कम हो गया होगा। मान लो 1 लाख में मशीन परचेज किया होगा, तो मशीन यूज होगा, टाइम बीतेगा, टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, वेयर एंड टीयर होगा, तो उसका वैल्यू मशीन का धीरे धीरे कम हो जाता है। वैल्यू बढ़ता नहीं, जो मशीन हम यूज करते हैं उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो मान लो 50,000 वैल्यू कम हो गया, तो 1 लाख कितना कम हुआ, 50,000, तो 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000। तो क्या हुआ,
बुक वैल्यू का मतलब होता है कि आज के डेट में हम किस वैल्यू पे, किस रेट पे हम उसको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, बुक वैल्यू का क्या लिखा हुआ, एक्वायर्ड कॉस्ट। एक्वायर्ड कॉस्ट का मतलब होता है जिस कॉस्ट पे हम परचेज किए। जैसे मशीन वाला एग्जांपल रखो, मशीन मान लो 1 लाख में परचेज किए, तो मशीन क्या हुआ, 50,000 से उसका वैल्यू कम हो गया था। जिससे वैल्यू कम हो गया उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो एक्वायर्ड कॉस्ट 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000 हो गया उस मशीन का वैल्यू। लेकिन लैंड वाला एग्जांपल में क्या होगा, एक्वायर्ड कॉस्ट कितना हुआ है, मान लो 5 लाख, डेप्रिसिएशन क्या उसका वैल्यू कम हुआ है, नहीं, उसका वैल्यू बढ़ा है, एप्रिसिएशन हुआ है। कितना एप्रिसिएशन हुआ, तो 2 लाख। तो 5 लाख एक्वायर्ड कॉस्ट, 2 लाख एप्रिसिएशन हो गया, तो टोटल हो गया 7 लाख। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जो भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स को जब आप रिकॉर्ड करेंगे, तो एक्वायर्ड कॉस्ट पे आप अगर जो है उसमें आप ईयर आफ्टर ईयर उसमें आप अगर डेप्रिसिएशन हुआ है तो आप उसमें से लेस कर देंगे, अगर उसमें अप्रिसिएशन हुआ है तो आप उसको ऐड करके दिखाएंगे। तो याद रखो, डेप्रिसिएशन लेस होता है क्योंकि वो वैल्यू को कम करता है, अप्रिसिएशन ऐड होता है क्योंकि वो वैल्यू को बढ़ाता है। याद रखना पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब आता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग का मतलब होता है मैच करना, एक दूसरे से मैच करवाना, एक दूसरे से कंपेयर करना, मैच करके चलना। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस ईयर का, जिस पीरियड का आपने रेवेन्यू लिया है उसी पीरियड का एक्सपेंसेस आप मानेंगे। जैसे देखो, ध्यान से समझना, अगर मान लो सितंबर में, आज तो अक्टूबर हो गया, अगर आपका सितंबर में बिजनेस है और सितंबर में आपने 5 लाख का सेल्स किया, सितंबर में आपने 5 लाख का सेल्स किया और सितंबर में आपका 2 लाख एक्सपेंसेज हुआ है, तो इसका मतलब 3 लाख पे आपका प्रॉफिट हुआ। बात समझना, सितंबर में आपका 5 लाख का मान लो रेवेन्यू हुआ है जो आप सेल्स किए हैं, सेल्स मतलब जो पैसा आया है आपको से बेचने से प्रोडक्ट, और 3 लाख आपने एक्सपेंसेज किया, बेचे कितने का, 5 लाख का, एक्सपेंसेज कितना हुआ, 3 लाख का, तो प्रॉफिट हो गया आपका 2 लाख। अब क्या हुआ, ये कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है, तो जिस मंथ का आपका रेवेन्यू है, दैट मीन्स सेल्स है, उसी पीरियड का आप एक्सपेंसेस से कंपेयर करोगे कि आपको क्या पता चला। सितंबर में आपका रेवेन्यू है, सेल्स हुआ, और उसमें एक्सपेंसेस दिखाओगे जून का, गलत हो जाएगा। सितंबर में आपका सेल्स है, उसमें दिखाओगे कि मई वाला खर्चा इसमें से माइनस कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। 2021 का आपका सेल्स है, 2020 का इसमें एक्सपेंसेस माइनस करोगे, नहीं होगा। 2020 में आपका सेल्स हुआ है और 2018 का उसमें चाहोगे कि हम इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर लें, नहीं ऐसा कर सकते। ये कंसेप्ट कहता है जिस पीरियड का आपका रेवेन्यू है उसी पीरियड के आप एक्सपेंसेस को कंपेयर करेंगे। वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब आते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो हम लोग का जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को क्लोज होता है, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। हम अपने बिजनेस का हम लोग अपने बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर को ही अपना बिजनेस को मानते हैं। दैट मीन्स 1 अप्रैल को माना जाएगा कि ईयर स्टार्ट हुआ है बिजनेस में, और 31 मार्च को माना जाएगा कि बिजनेस क्लोज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट का बजट हो गया, आजकल तो एग्जाम भी होता है तो अप्रैल टू मार्च ही सेशन चलता है। पहले बिहार बोर्ड में 2009 से पहले चलता था, जनवरी टू दिसंबर सेशन चलता था, जैन टू दिसंबर सेशन चलता था, और उसके बाद से अप्रैल टू मार्च को सेशन कर दिया गया। सारा एग्जाम कब होता है, फरवरी में एग्जाम होता है, 10th का, 12th का मार्च में होता है। क्यों, क्योंकि वो क्लोज होता है, वहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो इसको, तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि आप अपने कंपनी का, आप अपने फाइनेंशियल ईयर का, आप अपने बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन मानोगे कि कब से आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो आप 1 अप्रैल को स्टार्ट मानोगे और 31 मार्च को आप क्लोज करोगे। बट हम
ये रिक्वेस्ट करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि आप अपने कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल टू मार्च है, आप उसी को अपना बिजनेस मान के चले, इसी के ईयर में आपका काम करेंगे। हम कैलेंडर ईयर में भी बिजनेस कर सकते हैं, बट रिक्वेस्ट करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि आप इसी को माने, इसीलिए हम इसको इसी को मानते हैं। अब आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। इसका मतलब क्या होता है समझो। ये कहता है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन को सेल करते हो, जब भी आप बिजनेस में सेल कर रहे हैं, मान लो एक था मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में क्या बताया कि जिस पीरियड का आपका रेवेन्यू है उसी पीरियड के आपके एक्सपेंसेस से कंपेयर करना है। जैसे सितंबर के सेल्स को सितंबर से ही एक्सपेंसेस से कंपेयर करना है, अक्टूबर से अक्टूबर से करेंगे, 2020 के 2020 से करेंगे, 2021 से 2021 से करेंगे। ये कंसेप्ट क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू वहां पे भी था वर्ड, यहाँ पे भी है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि आप जब बिजनेस में क्रेडिट सेल्स करते हैं, क्रेडिट सेल्स का मतलब है जब आप उधार में बेचते हो। क्रेडिट में सेल्स करने का मतलब है जब आप उधार में बेचते हैं, सेल करते हैं। अगर मान लो अगस्त में हम 5 लाख का उधार सेल किए, क्रेडिट सेल किए, अगस्त में अगर मान लीजिए 5 लाख का हम लोग क्रेडिट सेल किए हैं, अब वो पैसा आज हमको दिया है। सेल कब हुआ? अगस्त का। उधार में बेचे, क्रेडिट में सेल किए कस्टमर को, कस्टमर वो पैसा हमको आज दिया है, आज के डेट में दिया है। तो रेवेन्यू हम आज का मानेंगे कि रेवेन्यू हम अगस्त का मानेंगे? याद रखना है, जब वो सेल हुआ उस मंथ का रेवेन्यू माना जाएगा, न कि जब वो रिकवर हुआ उस मंथ का वो रेवेन्यू माना जाएगा। फिर से रिपीट कर एग्जांपल को। मान लो मई 2021 में आपने 1 लाख का क्रेडिट सेल्स किया राम को, मई 2021 में। अभी चल रहा है अक्टूबर। मई में सेल हुआ और आज पैसा वो कस्टमर हमको दिया है, तो रेवेन्यू किस मंथ का मानेंगे? मई का मानेंगे कि अक्टूबर का मानेंगे? याद रखना है मई का मानेंगे। दिस कंसेप्ट stated that the revenue should be recognized for the period which sales take place। देखो क्या लिखा हुआ? सेल्स टेक्स प्लेस। हम उसका मानेंगे जब वो सेल्स टेक प्लेस हुआ, जब लिया गया। नॉट इन द पीरियड विद द कैश रिलाइज। हम उसको नहीं मानेंगे जब वो उसमें से कैश रिलाइज हुआ, जब हमको कैश मिला। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है कि आप एज ए कंटेंट काम कर रहे हो अपने बिजनेस में, आप उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जर्नल बुक में, जिसका आपके पास में रिटेन डॉक्यूमेंट होगा। रिटेन मतलब लिखा हुआ पेपर आपको मिलेगा, हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप मेरे पास में कोई रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, लिखित प्रूफ नहीं आएगा, हम उसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो रिटेन डॉक्यूमेंट में किसको वैलिड मानेंगे और किसको इनवैलिड मानेंगे? उसमें आपका फर्स्ट है बिल और इनवॉइस। बिल और इनवॉइस का क्या मतलब है कि जब आप बिजनेस के वजह से सोचना, जब आप कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करो, उधार में बेचोगे, तो वहां पे हम कस्टमर को बिल या इनवॉइस बना के उसको देते हैं। जब हम लोग कैश सेल्स करते हैं तो कस्टमर को कैश मेमो बना कर देते हैं, रिसिप्ट बना कर देते हैं। जब हम किसी से पेमेंट लेते हैं, जब हम किसी से पेमेंट लेते हैं हम उसको रिसिप्ट काट के देते हैं। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट दीजिए कि हमने आपसे पैसा लिया है। अगर हम किसी को पेमेंट किए तो हम लोग पेमेंट करके पेमेंट स्लिप में दिखाते हैं। कैश बैंक में जाते हैं कैश जमा करने के लिए, कैश डिपॉजिट करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग को काउंटर फाइल मिलता है, जो उसमें लिखना पड़ता है किस बैंक में आपको जमा करना है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, कितने का नोट कौन सा दे, 2000 का कितना नोट लगाए, 500 का कितना नोट दिए, 200 का कितना गया, 100 का नोट कितना गया, 50 का नोट कितना गया। वो जो डिटेल्स देते हैं बैंक में, और बैंक जो एक आधा % पार्ट्स रख लेता है
और हाफ पार्ट्स आपको दे देता है कि आपने जमा किया है, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर फॉइल, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर फॉइल। तो इतना ही ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, एमबीए का नोट्स है इसलिए इसमें ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट इतना याद रखना, कहता है कि ओनली दोज डेटा रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी रिटेन डॉक्यूमेंट, हम उसी चीज़ को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे जिसका डेटा मेरे पास में रिटेन डॉक्यूमेंट में आएगा। तो रिटेन डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ सकता है, बिल आ सकता है, इनवॉइस आ सकता है, कैश मेमो आ सकता है, वाउचर आ सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका डुअलिटी कंसेप्ट। डुअल का मतलब होता है दो, डुअल मतलब डबल। डबलिटी कंसेप्ट कहता है कि जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसका डबल इफेक्ट होता है। ये हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पढ़ेंगे। जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसका डबल इफेक्ट होता है। डबल इफेक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हम बेच नहीं रहे, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, इसके बदले कॉलेज से हमें पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है सर्विस का हो रहा है। हम कुछ प्रोडक्ट नहीं आपको दे रहे, कुछ हम फिजिकली शेप में नहीं दे रहे, कुछ हम मेंटली शेप में दे रहे, कुछ हम समझा रहे हैं आपको, दैट इज ए सर्विस। आप मूवी देखने जाते हो, वहाँ पे आप हाफ एन आवर 2 आवर बैठ तो आपको सर्विस मिलता है, उसके बदले में आपको पैसा देते हैं। तो वहाँ पे भी ट्रांजेक्शन होता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं सर्विस से, तो कॉलेज हमको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सचेंज किसके बीच में हुआ, पैसे के बीच में और सर्विस के बीच में। अगर हम ये वॉच आपको सेल करेंगे, घड़ी ये हम आपको सेल करेंगे, तो इसके बदले में हम आपसे कैश लेंगे और ये घड़ी हम आपको देंगे। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन किसके बीच हुआ, ये पैसे के बीच में, हमको पैसे मिला, आपको घड़ी मिला। तो हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है। डुअलिटी कंसेप्ट ये कहता है टोटल डेबिट को ऐड करेंगे, जर्नल एंट्री में हम लोग पढ़ेंगे तो टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। अब दो यही 3 कंसेप्ट और है, देख ही लेते हैं हम लोग। इसमें से एक्यूरेल कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कहते हैं कि जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा उसी टाइम का हम लोग रिकॉर्ड मानते हैं। जैसे कि रेवेन्यू वाले में भी ये लॉजिक था कि बिजनेस में ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल्स का होता है। कैश सेल्स बहुत, जो आप बिग बिजनेस में देखोगे तो क्रेडिट सेल्स का ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, उधार में ज़्यादा सेल होता है, कैश में बहुत कम सेल होता है। तो एक्यूरेल कंसेप्ट कहता है शुड बी रिकॉर्डेड एज व्हेन इट हैपेंस एंड शुड नोट फॉर द मनी रियलाइज्ड। हम उस दिन का रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला कंसेप्ट है, जब ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन का पैसा मानेंगे, ना कि आज पैसा रिकवर हुआ है तो आज का पैसा रिकवर हुआ माना जाएगा। जिस वो टेक प्लेस, जब वो ट्रांजैक्शन हुआ उसी टाइम का उसका ट्रांजैक्शन मानेंगे, ना कि उसको जब वो पैसा रिकवर हुआ। लीगल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस कंट्री में आपका बिजनेस है उस कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर क्या है, जिस लैंड पे आप हो, इंडिया में आप हो तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट्स का मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप चाइना जाओगे तो चाइना के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस करना पड़ेगा, वहाँ के अकॉर्डिंग आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्स को देना पड़ेगा। नेपाल जाओगे तो नेपाल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ, लीगल का मतलब होता है कानूनी रूप से जिस कंट्री में आप जा रहे हो, जिस लैंड में आपका बिजनेस है, लैंड मतलब भूमि, उस लैंड के अगेंस्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बिजनेस करना है। ये कंसेप्ट ये कहता है। तो सिंपल बात है, जिस देश में हम रहेंगे उस कंट्री के अकॉर्डिंग हमको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर बिहार में हम दारू बना के बेचेंगे तो यहाँ पे बैन है, नहीं कर सकते यहाँ पे बिहार में। तो इस लैंड में क्या हुआ, यहाँ के लिए ये बिजनेस इलीगल हो गया। लेकिन वही हम झारखंड चले जाएंगे, वही हम वेस्ट बंगाल चले जाएंगे, वही हम यूपी चले जाएंगे तो वहाँ के लिए वही बिजनेस लीगल हो जाएगा। तो जहाँ पे आप हो उस स्टेट का, उस कंट्री का आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। इतना ही ये कंसेप्ट कहता है। बिहार में दारू बना के बेचोगे तो जेल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हम जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे सेल हुआ उस टाइम को हम लोग नहीं मानेंगे। ये कहता है कि जब पैसा रिकवर होगा हम उस टाइम मानेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है। बात समझो, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मई में हम लोग 10 लाख का क्रेडिट सेल के उधार में बेचे,
तो हम ट्रांजैक्शन अगर आज पैसा रिकवर हुआ है तो आज रिकॉर्ड करेंगे, आज का हम पैसा मानेंगे कि आज का रिकवर हुआ। हम ऊपर क्या पढ़ाए थे कि जब वो ट्रांजैक्शन हुआ उसी टाइम का मानेंगे, ना कि जब पैसा रिकवर होगा तो मानेंगे। ये उसका रिवर्स कह रहा है, ये कह रहा है नहीं जब सेल्स हुआ तब नहीं मानेंगे, जब पैसा रिकवर हुआ तब का हम सेल्स मानेंगे। और बताओ, अगर हम जब रिकवर हुआ तब का मानेंगे, उस दिन हम रिकॉर्ड करेंगे, तो आज के डेट में कितने लोग ईमानदार हैं? मई में सेल के उस दिन हम नहीं रिकॉर्ड किए कि जब पैसा देगा तो रिकॉर्ड करेंगे, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। वो पैसा दिया नहीं, हम रिकॉर्ड किए नहीं, तो वो मानेगा हम पैसा लिए, वो उधार हम उसको दिए हैं। तो ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलो करता है और गवर्नमेंट कंपनी फॉलो करता है, बिकॉज ये दोनों कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी उधार में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करती, उधार में वो बेचती ही नहीं है। तो जब उधार में बेचती ही नहीं है तो उसको ट्रांजेक्शन को पूरा करने में क्या दिक्कत होगा? तो रिलेशन कंसेप्ट क्या कहा कि जब वो ट्रांजैक्शन हुआ, क्रेडिट में बेचा गया, उस दिन का हम नहीं मानेंगे, जब वो पैसा रिकवर हुआ उस दिन का मानेंगे। और ओवरऑल कंसेप्ट कहता है कि 95% जो ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में वो क्रेडिट में होता है। अगर 95% ट्रांजैक्शन उधार में होता है तो उस दिन अगर हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि जब पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे में तो हम भूल भी जाएंगे। तो याद रखना है, ये कंसेप्ट वही कंपनी फॉलो करती है जो क्रेडिट में सेल नहीं करती है, अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन नहीं करती है। इसमें कौन कौन आती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी और गवर्नमेंट कंपनी आती है। याद रख, कोई भी डॉट है, कुछ भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट करोगे, हम आपको 100 का 100% रिप्लाई करेंगे।